बच्चों नमस्कार। तो आपकी पॉलिटी की क्लास शुरू हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने तैयारी को जो है अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हमारी पॉलिटी की टॉप 100 क्वेश्चंस की क्लास है। ये क्वेश्चंस तो आपको 100+ मिलेंगे इसमें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको 5 में से 5 क्वेश्चन हमारी बस एकमात्र इसी वीडियो से मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने हमारी पॉलिटी की पहले क्लास कर रखी है तो आपको समझ लीजिए कि ये जो सीरीज़ कराई जा रही है इसमें आपको केवल रिवीजन हो रहा है, क्योंकि हम आपको उन क्लासेस में भी सब कुछ करा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अपनी तैयारी हमारी वीडियो से नहीं की है वो भी इस पर एक नज़र डाल लें। टॉप 100 क्वेश्चन पर आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, पूछ जाता है कि अंगीकृत कब किया गया। तो लोग 26 जनवरी 1950 लगा देते हैं, लेकिन आपको 26 नवंबर 1949 लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है, प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। और अब वर्तमान में 12 हो गई। तो 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी जा चुकी हैं अलग अलग टाइम पर, अलग अलग संशोधन करके, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थ्योरी के पार्ट में। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो आपको पता होगा कि भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। मतलब पूरे देश की एक ही नागरिकता होती है, तो इसे एकल नागरिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो जो हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हो गया था तो उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। तो उस समय कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है? उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर है हाँ, ठीक है। उद्देश्य का संविधान का अंग है, किंतु उसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था, इसीलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जो उद्देशिका थी, जो प्रस्तावना, उसमें 2 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा जाता है। तो संविधान की आत्मा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसे कहा जाता है? तो मन की कुंजी भी उद्देशिका को कहा जाता है, ठीक है। ये उद्देश्य नहीं है, थोड़ा अलग प्रिंट मिस हो गया है। तो ये उद्देशिका है, ठीक है, जो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा होगा, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। तो इसे क्या कहते हैं? इसे संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32 को, ठीक है। देखिए वैसे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को आपने अभी पढ़ा था, लेकिन अंबेडकर जी ने किसे कहा है संविधान की आत्मा? तो उन्होंने अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी को भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, जिसे पूर्व सोवियत संघ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची को लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध लिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? देखिए जो आपने देखा होगा संविधान संशोधन होते रहते हैं, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। तो इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संघीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो ये जो संघीय व्यवस्था है इसे कनाडा से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है वो कहाँ से ली गई प्रक्रिया? ये अमेरिका से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो जो लोक सेवा आयोग था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक है। सब वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको पूरी पॉलिटी यहाँ से रिवाइज हो जाएगी एक ही नज़र में, ठीक है। आप ये वीडियो जो भी होती है 20 मिनट 25 मिनट की पूरी देख लीजिए, आपको पूरी की पूरी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी और आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे होंगे हूबहू। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था आप जानते होंगे, ठीक है। एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, इसलिए इसे द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये द्विसदनीय जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया? तो ये भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और एकल नागरिकता जो है इसे कहाँ से लिया गया? तो इसे भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान में कुल कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं? तो संविधान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी में कराया कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं। यहाँ पर सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद, हाँ क्या था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, ठीक है। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, समता मतलब समानता। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। देखिए हमारे ये मौलिक अधिकार चल रहे हैं, मौलिक अधिकार आपको पता होगा 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं, ठीक है। इन्हीं से 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको मौलिक अधिकार में से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्हें आप जरूर अच्छे से करके जाइए, हमने थ्योरी पार्ट में भी कराया है और इसके जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो हमने टॉप 100 में शामिल किए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों के अंत की बात करें तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है संविधान स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रताएं हैं? तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुच्छेद में है? तो ये भी अनुच्छेद 19 में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है संघ बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 21 में। इसी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा गया था आपके अभी हाल ही में लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जिन्हें डीपीएसपी भी कहते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है, अगर उसमें पॉलिटी आ रही है तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 23 एवं 24 में। नेक्स्ट है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है, ठीक है। नेक्स्ट है कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है, ठीक है। कारखानों में आप बच्चों को कार्य नहीं करा सकते, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसी धर्म को आबाद रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 28 में है। देखिए अभी तक मूल अधिकार चल रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए ये किस में है? अनुच्छेद 40 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 32 में है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी अनुच्छेद 32 को ही जो भीमराव अम्बेडकर जी थे
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या फिर ये भी आ सकता है अनुच्छेद 32 को। तो दोनों एक ही बातें हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत, इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है कुल 5 प्रकार की। इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको एक सुप्रीम कोर्ट की वीडियो में बताया है जो हमने EPSS के लिए बनाई हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 21 और 19 नहीं 21 और 20, ठीक है, इन्हें जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार राज्य की कैसी भूमिका का वर्णन करते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वो राज्य की नकारात्मक भूमिका का वर्णन करते हैं। देखिए जो मौलिक अधिकार हैं ये राज्य की नकारात्मक भूमिका का वर्णन क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ये राज्य के विरुद्ध हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, तो राज्य के लिए नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक कहते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य की कैसी भूमिका का वर्णन करते हैं। तो ये जो है ये सकारात्मक भूमिका का वर्णन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है? नहीं। नेक्स्ट है, क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये परिवर्तनीय है, मतलब बदले जा सकते हैं या नहीं, परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। और मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ से कहाँ तक हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो जो हैं अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और किस भाग में है? तो भाग 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP ये 36 से लेकर 51 तक हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP के अंतर्गत हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का जो गठन होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 44 में है। और अनुच्छेद 44 किस में आता है? DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 44 भी इसी का अंडर आएगा। तो समान नागरिक संहिता किस में? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 48। नेक्स्ट है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 39A, 43A और 48A किस संविधान संशोधन द्वारा DPSP में जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42 में संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया तथा प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। तो ये 86 में संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किसकी सिफारिश पर जोड़े गए। तो जो मौलिक कर्तव्य थे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे उस समय, ये बाद में जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है। और ये किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये जो 42वां संशोधन है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, या फिर मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान, ठीक है, क्योंकि 42वें संशोधन में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट है हमारा, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो संविधान के भाग 4 का में है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे,
क्योंकि प्रिंटिंग में मिस हुआ है, तो 4 काम है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में डीपीएसपी और 4 काम में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का में है, ठीक है। देखिए किस भाग में है, तो भाग तो 4 का है मौलिक कर्तव्य के लिए, अनुच्छेद 51 का है, ठीक है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है 1976-77 में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो जो 1976 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, फिर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो मैंने क्वेश्चन लिखा है 63वां, 11वां मौलिक कर्तव्य माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। बाकी के जो 10 थे वो तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहली बार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो 1773 के जो भारत का रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये सर एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो 1937 में इसे फेडरल कोर्ट कहा गया तथा इसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गियर थे, ठीक है। तो देश में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1937 में हुई थी। और इसे क्या कहा गया, इसे फेडरल कोर्ट भी कहा गया था। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय न्यायालय को कब सुप्रीम कोर्ट कहा गया। तो 26 जनवरी 1950 को इसको जो हमारा फेडरल कोर्ट था इसी को सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, एच.जे. कानिया जी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो एच.जे. कानिया जी इसके पहले चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग सुप्रीम कोर्ट के विषय में है। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना एवं गठन अनुच्छेद 124 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ किस अनुच्छेद में है। तो शपथ जो होती है वो 124(6) में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तब तो ये होता है जब मुख्य न्यायाधीश मतलब अवेलेबल ना हो, तो उसके बाद जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 74। सुप्रीम कोर्ट में गढ़पूर्ति सामान्य केस में कितने न्यायाधीशों पर होती है। तो गढ़पूर्ति का मतलब होता है कि जब तक सुनवाई शुरू नहीं होगी जब तक कि इतने जज ना हों। तो गढ़पूर्ति के लिए 3 जज चाहिए होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस को सुनने के लिए। और कोई विशेष केस है जिसमें संविधान की व्याख्या होनी है तो वहाँ पर कम से कम 5 हमें जज चाहिए होते हैं, उसके बाद ही सुनवाई शुरू होती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 74, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत कहा जाता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद। देखिए अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑर्डर सुना दिया गया तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट के तहत मतलब आगे भी यूज हो सकता है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में उसको अब एज अ प्रूफ मतलब शामिल कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था इस बेस पर। तो वो हाई कोर्ट और छोटे कोर्ट सभी में मान्य होता है, तो इसीलिए इसे अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। 76वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यायिक पुनर्विलोकन बार बार पूछा जाता है, तो ये अनुच्छेद 137 में है। मतलब आपने दिया गया जो निर्णय किया गया उसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ठीक है, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 139 के तहत रिटें जारी करता है। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो वो जो रिटें होती हैं वो मौलिक अधिकार के हनन पर होती हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली रिटें सुप्रीम कोर्ट अन्य जो रिटें जारी करता है वो 139 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय सभी न्यायालयों में आबद्धकारी होंगे। तो अनुच्छेद 141 के तहत, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो सभी न्यायालय को मानने पड़ेंगे, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे स्टेट कोर्ट हो। नेक्स्ट है
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विषय पर जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि वो सलाह दे या ना दे, और दूसरा ये कि राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है वो सलाह माने या ना माने, उसके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम देश में कब और कितने हाईकोर्ट की स्थापना की गई? तो 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। 2013 में कौन से तीन नए हाईकोर्ट बनाए गए? तो 2013 देखिए 2013 में 3 नए हाईकोर्ट बने थे, मेघालय हाईकोर्ट, मणिपुर हाईकोर्ट और त्रिपुरा हाईकोर्ट। ठीक है, 2013 में बनाए गए थे। इसके बाद एक और बना था आंध्र प्रदेश, देखिए ये बना था 22वां, ये बना था 23वां और ये बना था 24वां। इसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बना था 2019 में, ये 25वां हाईकोर्ट। तो हमारे देश में अभी फिलहाल 25 हाईकोर्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में हाईकोर्ट का प्रावधान है? तो भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक जो है हाईकोर्ट का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है? देखिए सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय और हाई कोर्ट भी, तो इसके भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद नहीं, इसका अभिलेखीय न्यायालय किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 215 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 217(1) के तहत। नेक्स्ट है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है, अनुच्छेद 219 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईकोर्ट मूल अधिकारों के हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है? ठीक है, आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की, तो वही 5 रिटें जो है हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, तो उसी प्रकार हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, और हाईकोर्ट भी इसके लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है? तो अनुच्छेद 231 के तहत। ठीक है, आपने देखा होगा एक हाईकोर्ट जो होता है वो कई राज्यों के लिए कार्य कर रहा होता है, तो ये अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि एक हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी हाईकोर्ट किस राज्य का हाईकोर्ट है? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड इन सभी के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है, चेन्नई हाईकोर्ट किस किस के लिए कार्य करता है? तो तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए। कोलकाता हाईकोर्ट किस किस के लिए हाईकोर्ट का कार्य करता है? तो पश्चिम बंगाल, अंडमान के लिए। नेक्स्ट है, केरल हाईकोर्ट किस किस राज्य के लिए हाईकोर्ट है? तो केरल और लक्षद्वीप के लिए। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र हाईकोर्ट, तो ये गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली। ठीक है, तो ये सभी हाई कोर्ट थे जो कई राज्यों के लिए कार्य करते थे। ठीक है, और अब भी करते हैं, तो इन्हें आप एक बार देख लेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संवर्धित सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संवर्धित सूची में 52 विषय हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाती है अनुच्छेद 248 के तहत। ठीक है, देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है, ना संवर्धित सूची में है, ना ही राज्य सूची में है, तो उन पर कानून कौन बनाएगा? तो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, इन पर संसद कानून बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि संवर्धित सूची के किसी विषय पर संघ तथा राज्य दोनों कानून बनाते हैं, तो दोनों कानून अगर बना देते हैं तो किसका मान्य होगा? तो हमेशा ऐसी स्थिति में संघ वाला कानून मान्य होगा, अनुच्छेद 254 के तहत। ठीक है, संवर्धित सूची क्या होती है? संवर्धित सूची के विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ने बना दिया, वैसे तो एक ही बनाता है, अगर दोनों ने बना दिया है तो मान्य संघ वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संघ मतलब केंद्र सरकार वाला मान्य होगा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध का विवरण किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो जो केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं, प्रशासनिक संबंध जो है वह अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक हैं। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8 जो है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, तो ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की स्थापना कब हुई?
तो स्थापना 1966 में हुई। लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई? 1952 में हुई। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां विधानमंडल के तहत विधानसभा का गठन किया गया? पुदुचेरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश था जहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ जो मुख्यमंत्री होते हैं, अगर वहाँ विधानसभा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, वहाँ के मुख्यमंत्री की। ठीक है, वैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति अन्य राज्यों में किसके द्वारा की जाती है? तो वहाँ राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और केंद्र शासित प्रदेशों में किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा बनाया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा बनाया गया। ठीक है, कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव, छोटे छोटे क्वेश्चन है जब पूछे जाते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। ठीक है, देखिए ये गलत हो गया, क्रिप्स प्रस्ताव ये शायद 1942 में है। ठीक है, आपको मैं कंफर्म करके बताता हूँ कुछ देर में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, माउंटबेटन योजना कब आई? 1947 में। और मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में? भाग 3 में है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान ना तो कठोर है और ना ही बहुत लचीला है, ये दोनों का समन्वय मतलब मिक्सचर है और बैलेंस बनाए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान तो ये 356 में है। और वित्तीय आपातकाल 360 में है। तो इन 3 तरीके के आपातकाल लगते हैं इंडिया में। ठीक है, एक वित्तीय आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल और ये राष्ट्रपति शासन, तीनों इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब मिला? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप मिल गया और ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। कभी कभी लागू तिथि भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और 24 अप्रैल को इसीलिए इस दिन लागू हुआ था, इसलिए इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं के को संवैधानिक स्वरूप कब मिला? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में मिला। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, राज्य के शिशुओं के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल हेतु 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों को राज्य बढ़ावा देगा, इस किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 46 में कहा गया है, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किसने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा? तो ये KT शाह का कथन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का वर्णन है? तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वेतन 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राज्यसभा के 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संसद में सत्र ना चल रहे हो तब किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है आपातकाल से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, तो भाग 18। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग से कितने दिन पूर्व संसद को सूचना देनी होती है, तो 14 दिन पूर्व। अगर आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो आपको 14 दिन पहले संसद में सूचना देनी होती है, ठीक। ये कहाँ चलाया जाता है, ये लोकसभा या राज्यसभा में चलाया जा सकता है, कहीं पर भी स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की कुल कितनी संख्या होती है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा का जो कुल सदस्य होते हैं उनके 15% लोग, ठीक है, विद PM, इतने ही लोग जो हैं वह मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद का गठन किस किस के मिलाकर होता है, तो भारतीय संसद बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट है संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का वर्णन 80 में है। और उच्च सदन किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग लोकसभा को समझते हैं लेकिन नहीं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। लोकसभा जो होती है उसे निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 ईयर आपकी उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है और वर्तमान में कितनी है, 245। ये अधिकतम संख्या है, मतलब 250 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक। और वर्तमान में 245 लोग हैं, जिनमें से 12 तो मनोनीत किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था राज्यसभा के, और 233 आपके चुने हुए होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल वर्तमान में ये स्थिति है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है, तो 6 वर्ष के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा को भंग कौन करता है, तो कोई भी नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, एक स्थायी सदन में से चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य, ठीक है। मतलब 1/3 सदस्य जो हैं वह रिटायर हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन करता है। देखिए अखिल भारतीय सेवा आपको पता हो UPSC की बात हो रही है, ठीक। तो इनका गठन कौन करता है, जो संवैधानिक पद होते हैं इनके लिए गठन राज्यसभा करती है अनुच्छेद 312 के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है और 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है, ठीक है। लोकसभा केवल 5 वर्ष के लिए होती है, इसके बाद विघटित कर दी जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 550 हो सकते हैं और वर्तमान में 543 हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम संख्या है और 543 जो है वर्तमान में हैं। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो लगभग आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसका निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है संसद के कुल कितने सत्र होते हैं, तो संसद के 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है। और इसका ये रूल है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है वर्तमान में भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए, टोटल 34 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो 1957 में किया गया। यह पंचायती राज से संबंधित समिति थी। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। यह भी पंचायती राज से संबंधित थी। नेक्स्ट है पंचायती राज्य के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो 1/3 आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 66 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान दे सकता है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, वह अनुच्छेद 76 के तहत उसके पद का प्रावधान है। नेक्स्ट है, संसद के सत्रावसान और विघटन किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक दोनों सदनों की किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 109 और 110 ये दोनों ही धन विधेयक से संबंधित हैं। बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इसी पॉइंट क्लियर कर दिया आपको कि 109 में धन विधेयक के संबंध में है, तो इसमें क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। और 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। ठीक है। एक जो कैग कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 155 से की जाती है। राज्य का महाधिवक्ता जो है वो अनुच्छेद 165 में है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213 में है। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल भी जैसे देखिए, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानसभा के सत्र ना चल रहे हो और कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो 213 के अंतर्गत। ऐसे ही राष्ट्रपति भी मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है जब उसे कानून बनाने की आवश्यकता होती है और संसद के सत्र ना चल रहे हो। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? तो 243 खा में है। और 200 इसके जो पंचायतों के गठन के लिए दिशा निर्देश किस में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 40 में दिए गए हैं, DPSP में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये DPSP में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? तो वित्त आयोग 280 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 324 है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है। नेक्स्ट है, राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 332 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 338A में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 340 में है। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो मौलिक अधिकारों के तहत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त कानूनी सलाह किसके अंतर्गत आती है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन बहुत बार आता है। ये समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो ये भी DPSP के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसे में स्थापित किया गया? तो ये भी DPSP में किया गया है। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया? तो MN राय जो थे, उन्होंने संविधान सभा का सुझाव दिया था सबसे पहले। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल 15 महिला सदस्य थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन कौन से थे? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो नागालैंड में पंचायती राज नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज्य स्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो बलवंत राय मेहता जी की समिति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने आपको पीछे ही बताया था अभी।
नेक्स्ट है, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो लगभग 90 सांसद सदस्य आपको अपने साथ चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 1972 में। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? बहुत पूछा जाता है। तो सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो 131 सीटें, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर अयंगर जी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80। नेक्स्ट है, भारत में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित होते हैं? हुए थे, ठीक है। पहले राष्ट्रपति थे शायद जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। और भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? कुल 11 हैं, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिटी क्लास कंप्लीट होती है, आपका पूरा सिलेबस एक नज़र में पूरा कवर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ इसमें से 5 में से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी का अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो एक बार हमारी पीडीएफ को जरूर देख के चाहिए, हम आपको पीडीएफ भी देंगे और हमारी वीडियो को जरूर देख के जाइए। आपको 5 में से 5 क्वेश्चन यहीं से बिल्कुल मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।